इच्छा बहू, ये हीरो का रानी हार हमारा पुश्तैनी हार है, जो मैं आज इस घर की दुल्हन होने के नाते तुम्हें दे रही हूँ। आज से ये तुम्हारी अमानत है। इस बेशकीमती हार के लिए धन्यवाद सासू माँ। अरे बहू, इसे पहन लो, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। राजवती डायमंड सेट इच्छा को पहना देती है। फिर एक एक करके मुंह दिखाई में आई हाई क्लास लेडीज भी उसको हीरे की चीजें देती है। ये क्या, सासू माँ के साथ मेहमान भी मुझे हीरे की ज्वेलरी चढ़ा रहे हैं? ऐसा लग रहा है मैं किसी ख्वाब में जी रही हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि गरीब परिवार में जन्मी मैं हीरो वाले इस ससुराल की बहू बनूंगी, जहाँ हर लड़की ऐसे शानो शौकत भरे शाही ससुराल के सपने देखती है, वहीं इच्छा हीरों से भरे ससुराल में होने का यकीन नहीं कर पा रही थी। पर आखिर कैसे एक गरीब परिवार की लड़की हीरो वाले शाही ससुराल की बहू रानी बन गई? चलिए जानते हैं कहानी में। इच्छा, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? विल यू मैरी मी इच्छा? हाँ युवराज। कॉलेज ग्राउंड के बीच में युवराज गरीब इच्छा को डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करके उसे रिंग पहनाता है। वहीं साइड में तारा, रीता, जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियां थीं, शक्ल बनाकर खड़ी थी। आई कांट बिलीव इट तारा, कि युवराज इस 2 टके की लड़की को प्रपोज करेगा। क्या लंबा हाथ मारा है इसने। तुम्हारी तो बड़ी सगी दोस्त बनती थी ना ये। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि ये मेरी नाक के नीचे ये इच्छा ये गुल खिला रही थी। दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी इच्छा अपने हीरे की अंगूठी दिखाते हुए रीटा को चढ़ाती है। लुक एट दिस रीटा, युवराज ने मुझे डायमंड की रिंग पहनाकर प्रपोज किया है। देखा, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। रीटा गुस्से में भड़क कर चली जाती है। इच्छा के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन इच्छा महंगे शौक रखने वाली लड़की थी। वहीं युवराज एक अमीर रजवाड़े खानदान का इकलौता लड़का था। पिता पुरखों की तरह एक बड़े हीरे के जौहरी थे। घर में हीरा भरा था। हीरों से भरा ससुराल देखकर इच्छा ने उससे प्यार किया था, जिससे युवराज बिल्कुल बेखबर था। मैं आज ही मेरे माता पिता से हमारे रिश्ते के लिए बात करके रिश्ता लेके तुम्हारे घर आऊंगा। पारिवारिक रजामंदी से हमारी शादी होगी। और अगर तुम्हारे माता पिता नहीं माने तो क्या होगा? अरे मानेंगे कैसे नहीं, इकलौता बेटा हूं मैं उनका। युवराज अपने घर आता है। उसका घर शाही महलों सा था। छत पर हीरों का झूमर लगा था, जिसकी चकाचौंध उनकी अमीर रुतबे को जता रही थी। तभी हीरों के हार, चूड़ी, गहनों में लदी माँ राजवती बोलती है। अरे युवराज, तू आ गया बेटा, यहाँ बैठ। देख, पंडित जी ने तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़की की तस्वीर भिजवाई है। देखकर बता तुझे कौन सी पसंद है। मैंने तो सोच लिया अपने खानदान में आने वाली बहू को हीरो में तौल दूंगी, ताकि सभी देखकर दांतों तले उंगली दबाती रह जाएंगी। माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो दरअसल मैं इच्छा को चाहता हूँ। कौन? वो झोपड़ी की गरीब लड़की जिनके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं? तूने सोचा भी कैसे उस गरीब भीख मांगिन को मैं हीरो से भरे ससुराल में लाऊंगी? तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ। इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो केवल इच्छा। माँ बेटे के बीच में जंग होती देखकर बात को संभालते हुए पिता नागेंद्र प्यार से बोलते हैं। युवराज बेटा, तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है। तुम्हारी माँ को मैं मना लूंगा। तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ जी, युवराज हमारा इकलौता बेटा है। तुम किसी भी गरीब को इस हीरो के महल की बहू कैसे बना सकते हो? वो लड़की मुझे मंजूर नहीं है। राजवती, राजवीर अभी जवान है, गरम खून है। अगर तुम ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो कहीं ऐसा ना हो तुम अपने बेटे को खो दो। हम कल लड़की वालों के घर चल रहे हैं रिश्ता पक्का करने। अगले दिन तीनों इच्छा के घर आते हैं, जहां राजवती इच्छा को हीरे के कंगन पहनाती है। देखो तो ये हीरे के कंगन कितने जच रहे हैं मेरी बहू के हाथ में। सुनो जी, समधन जी ने तो इच्छा के लाखों के हीरो के कंगन चढ़ाए हैं। हमारे पास तो केवल चांदी का यही सिक्का है। कोई बात नहीं तुलसी, जाओ दामाद जी के हाथ में नारियल और ये सिक्का रख दो। दामाद जी, हमारी हैसियत आप लोग जितनी बड़ी तो नहीं है। बस ये नारियल और चांदी का सिक्का स्वीकार कीजिए। ये क्या समधन जी, हमने अपनी होने वाली बहू को हीरो के कंगन चढ़ाए। कम से कम आप सोना तो चढ़ाते। चांदी का कितना ही मोल होता है। माँ, तोहफे की कीमत रुपयों से नहीं बल्कि देने वाले से होती है। और मेरे सास ससुर ने इतने दिल से मुझे ये दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इच्छा चाहिए। झुक झुक जीते रहिए जमाई राजा। इस लड़के के चलते मैं खून के घूंट पीकर इस झोपड़पट्टी में आई हूँ। कोई नहीं, एक बार बस दुल्हन बनकर मेरी बहू रानी अपने हीरो से भरे ससुराल में तो आ जाए। इसे मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया तो राजवती नाम नहीं है मेरा।
बहुत जल्द धूमधाम के साथ इच्छा युवराज की शादी हो जाती है और इच्छा का उसके हीरों से भरे ससुराल में गृह प्रवेश होता है। सास राजवती चांदी की परात वाली थाली जिसमें हीरे जड़े थे उससे उनकी आरती करती है। आओ प्यारी बहू रानी, हीरो से भरे ससुराल में तुम्हारा खूब स्वागत है। भगवान जी, मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे हीरो से भरा ससुराल मिला है। देखो कितना बड़ा झूमर लगा है और हीरे कितने चमचमा रहे हैं, और ये पूजा की थाली में भी हीरे चढ़े हैं। मैंने तो अपने मायके में इतनी गरीबी देखी थी कि पत्तलों में खाना खाया था। खैर, अब मैं इस शाही खानदान की इकलौती बहू, और कल को ये हीरो से भरा ससुराल मेरे अकेले का होना है। सारी हीरो की चीजों पर मेरा अधिकार होगा। कुछ देर में मुंह दिखाई होती है जिसमें राजवती हीरे का डायमंड सेट चढ़ाती है, जिसे देख बहू फूले नहीं समाती। अब देखना यह है कि हीरों से भरे ससुराल में उसकी खुशी कब तक बरकरार रहने वाली थी। मुंह दिखाई खत्म होते इच्छा कमरे में आराम करने आ जाती है। तभी राजवती भड़कते हुए अंदर आती है। इच्छा बहू, ओ इच्छा बहू, तुम्हारा ध्यान किधर है? इतना कीमती हीरो का हार तुम गिरा कर चली आई। वो माँ जी, मेरा ध्यान नहीं रहा कि हार गले से गिर गया है। चीजों को संभालना सीखो। अब तुम हीरो से भरे ससुराल की बहू, अपने पिता की मिट्टी वाले घर की तरह इन हीरो को मिट्टी मत समझो। इच्छा को अपनी सास की यह बात चुभ जाती है और फिर वो चुप रहती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। उफ, ये हीरे का कंगन पहनकर तो काम भी नहीं होता। ये डायमंड सेट भी कितना भारी उतार कर रख देती हूँ। इच्छा गहने उतार कर अपनी माँ के लिए चांदी के हल्के टॉप्स और कंगन डाल लेती है, जिस पर तानाशाही सास उसे सुना देती है। इच्छा बहू, मैंने तुझे जो हीरो का सेट दिया था, तूने वो उतार कर ये चांदी क्यों पहना है? गला कलाई सब सुना है। तुम गरीबों को हीरा रास नहीं आता क्या? अपने गुरूर के आगे राजवती अपनी गरीब बहू को उसकी बात रखने का एक मौका नहीं देती और उसे ले जाकर अपने कमरे की तिजोरी के पास खड़ा करती है और अपनी तिजोरी में से सारे डायमंड सेट निकाल कर गुस्से में उसे थमा देती है। ये सारे हीरो के गहने हैं, हल्के भारी दोनों हैं। आज के बाद मुझे तेरा गला और तेरी कलाइयां सूनी नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गई ना तू? लगना चाहिए कि तू हीरो से भरे ससुराल की बहू है, समझी? इच्छा की आंखों से टप टप आंसू गिरे जा रहे थे। उसने सहम कर जवाब दिया। तभी जैसे वो नजर उठाती है तो देखती है कि उसकी दोनों सहेली आई हैं। मेड दोनों को सास के कमरे तक छोड़कर जाती है। अरे टीटा तारा, तुम दोनों यहाँ? माँ जी, ये मेरी सहेलियां हैं। क्या करने आई हो दोनों? वो माँ जी, मेरी शादी है, बस इसीलिए कार्ड देने आई थी। राजवती उनके बीच से चली जाती है और इच्छा भी हीरो के सेट और उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी तारा कहती है, इच्छा, मैंने सोचा था कि तू अपने हीरो से भरे ससुराल में खुश होगी, मगर तेरी हालत देखकर लग नहीं रहा कि तू खुश है। अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो, अभी मेरी सास ने मुझे हीरो के कितने डायमंड सेट दिए हैं। मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा ससुराल हीरो से भरा हुआ है। इच्छा, ये तेरा भ्रम है कि तू अपने हीरो से भरे ससुराल में खुश है। सच्चाई तो ये है कि यहाँ तिल तिल तेरा दम घुट रहा है। ये बोलकर दोनों सहेली चली जाती हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस हीरे से भरे ससुराल में जरा भी खुश नहीं हूँ। मैं घुट रही हूँ यहाँ पर। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। एक दिन राजवती अपनी सहेलियों के साथ घर में किटी पार्टी करती है और बेहोशी में ब्रेसलेट उतारकर कहीं रख देती है। अगले दिन इच्छा के माता पिता उसे मिलने आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ? प्रणाम। खुश रहे बेटी, बस तेरी याद आ रही थी, मिलने का दिल किया तो चले आए। ये थोड़ी मिठाई लाए हैं। तभी आग बबूला होकर राजवती आकर इच्छा के माता पिता पर इल्जाम लगाती है। वाह मेरी गरीब बहू, इतना लंबा हाथ मारने के बाद भी तेरे दिल को चैन नहीं पड़ा, जो अब तू अपने गरीब बाप को भी करोड़पति बनाने पर तुली हुई है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। ज्यादा ना समझ बनकर मत दिखा बहू। मेरे हीरो का ब्रेसलेट गायब है, कहाँ है? बोल। बेटी के ससुराल में ऐसा तमाशा देखकर गरीब माता पिता वहां से जाने लगते हैं। चलो तुलसी, ये हमारी बेटी के ससुराल का निजी मामला है, यहाँ से चलते हैं। एक मिनट ठहरो जरा, तुम दोनों की तलाशी के बगैर तुम नहीं जा सकते। ये हाथ मोड़कर क्या छुपा कर ले जा रहे हो? अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रामू, श्यामू, यहाँ आओ। राजवती नौकर चाकर से उनकी तलाशी करवाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इतने के बाद इच्छा के सब्र का बांध टूट जाता है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। माना कि मैं गरीब की बेटी हूँ। हाँ, मैंने राजवीर से ये हीरो के भरे ससुराल को देखकर प्यार किया और शादी भी, क्योंकि मुझे लगता था कि यही सब कुछ इंसान को असली खुशियाँ देता है। मगर मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था, मेरे माता पिता को नहीं पता था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको आपका ये हीरो से भरा संसार मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। चलिए माँ बाबूजी। रुक जाओ इच्छा,
तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपनी बहू बेटे को घर से जाते देखकर नरेंद्र का गुस्सा राजवती पर भड़कता है। आज तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा मेरी आंखों से दूर जा रहा है राजवती, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। राजवती का घमंड चूर चूर हो जाता है। उसे न चाहते हुए भी अपनी गरीब बहू को रोकना पड़ता है। रुक जाओ मेरे बहू बेटे, कहीं मत जाओ। मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी और खुद को बदलने की भी। इस तरह वो दोनों रुक जाते हैं और उस दिन के बाद से इच्छा अपने हीरों से भरे ससुराल में चैन से रह पाती है। ये क्या किया जेठानी जी, आपने मेरे बर्तनों में लगाए हुए सारे पौधे जमीन पर फेंक दिए। किससे पूछकर तुमने ये सब किया? मैं इन पौधों को बहुत मेहनत से उगा रही थी, बहुत संभाल के मैंने इनको रखा था, लेकिन आपने एक झटके में सबको उखाड़ कर फेंक दिया। तुम दोनों ने ये क्या लगा रखा है और रसोई की ये हालत कैसे हुई? ये पौधे यहाँ कैसे फेंके हुए हैं, कोई मुझे बताएगा? आखिर क्यों ईशा पूजा के इतनी मेहनत से लगाए हुए पौधों को फेंकने लगी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरी सब्जी खुद उगा के खाना हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है। आइए जानते हैं अपनी आगे की कहानी में कि आखिर ईशा ने ऐसा क्यों किया। माँ देखो, हमारे छोटे से आंगन में ये हरी भरी सब्जी कितनी सुंदर लग रही है। ये बैंगन, गाजर, मूली देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ बेटी, हरी भरी सब्जियां देखने में सुंदर ही लगती हैं और जब वो इतनी ताजी ताजी हो तो खाने का भी मन करता है। हाँ माँ, ताजी सब्जियों को खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी इन ताजी सब्जियों को बना कर लाती हूँ। पूजा अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत ही स्वाद लेकर अपने आंगन की ताजी सब्जियों को खाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। मालती अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में कर देती है। पूजा शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां वो अपना फ्लैट देखकर एकदम हैरान रह जाती है। बाप रे, कैसा घर है ये, चारों तरफ से बंद है, एकदम पैक है। कैसे रहते हैं ये लोग यहाँ पर? अरे बहू, क्या सोचने लग गई? अब जल्दी से इस कलश को अपने पैरों से गिरा और गृह प्रवेश कर। पूजा अपनी पहली रसोई के लिए किचन में आती है। किचन काफी आलीशान था। सुंदर सेपरेट अलमारी, बड़ा सा स्लैब, सुंदर सा गैस। वो अपने किचन को देख के बहुत खुश थी। तो क्या बना रही हो आज अपनी पहली रसोई में? मुझे सब्जियां बनानी थी, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तो कहीं कोई सब्जी नहीं दिख रही। दिखेगी कैसे? ये यहाँ स्लैब पर थोड़ी ना पड़ी है, वहाँ फ्रिज में रखी हुई है। जाओ लो और उसे बनाओ। ये कैसी सब्जी है जो पैकेट में रखी हुई है? अब ये गवारपंती छोड़ दो पूजा, तुम शहर में फ्लैट में रहती हो जहाँ की सब्जियां मॉल से आती हैं और इसी तरह पैकेट में पैक होती हैं। इतना कहकर ईशा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा उन सब्जियों को बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। खाना खाते खाते समय पूजा कहती है, माँ जी, मुझे तो ये सब्जियां बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रही हैं। आप लोग कैसे खा रहे हैं इसको? क्या हुआ पूजा तुम्हें? सब्जियां क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं? हम तो शुरू से इन्हीं सब्जियों को खा रहे हैं, हमें तो आज तक ये खराब नहीं लगी। पसंद आएंगी कैसी? आखिर ये गांव के गवार जो हैं, जिसे खुले में पड़ी हुई सब्जियां पसंद आती हैं, उसको ये मॉल की सब्जी थोड़ी ना पसंद आएगी। चुप रहो ईशा बहू, तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? हाँ हाँ ठीक है। पूजा को गांव की हरी भरी सब्जियां खाने की आदत थी, लेकिन वो पैकेट की सब्जी खाकर परेशान हो चुकी थी। कुछ समय बीतता है, तभी ऐसे में ही पूजा एक दिन फोन पर सर्च करती है कि घर पर पौधे कैसे लगाए जाए। तभी उसको कुछ फर्टिलाइजर बनाने के तरीके मिल जाते हैं, जिससे उसे प्याज के छिलकों से, केलों के छिलकों से, बची कुची सब्जियों से फर्टिलाइजर बनाने का तरीका मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। तुम क्या गवारों वाली हरकत कर रही हो? इन कचरे को बर्तनों में क्यों रख रही हो और इनमें पानी क्यों डाल रही हो? इसको डस्टबिन में डालो। हाँ हाँ, बस फेंक ही रही हूँ, सबको इकट्ठा कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद इनको फेंकूंगी। कितनी बदबू कर रखी है किचन में। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है और पूजा उन कचरों में पानी भर के रख देती है ताकि उसका फर्टिलाइजर तैयार हो सके। भैया, आप तो पौधे वाले हैं, आपके पास तो मिट्टी जरूर होगी। दरअसल मुझे मिट्टी चाहिए थी। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी, हमारा तो काम ही यही है। बताइए आपको कितनी मिट्टी चाहिए? पूजा रसोई से जाकर 2 बड़े बड़े पतीले लेकर आती है और उसमें मिट्टी ले लेती है। चलो, अब मिट्टी भी आ गई, फर्टिलाइजर भी बन गया, अब काम है सब्जियां लगाना। पूजा अब घर के पुराने बर्तनों में प्याज की जड़ों को, आलू की जड़ों को, धनिया के पत्तों को उगाना शुरू करती है। पूजा उन सभी पौधों को अलग अलग जगह पर छुपा देती है ताकि उसकी मॉडर्न जेठानी ईशा को पता न चले। एक दिन ईशा रसोई में आती है, जहाँ पूजा पूरी रसोई में मिट्टी फैलाई हुई होती है। ये मिट्टी कहाँ से आई रसोई में?
हमारे घर में तो कोई नहीं आया, ना कोई बाहर जाता है, इतनी मिट्टी कैसे गिरी हुई है? वो ईशा दीदी, वो ये नए आलू है ना, और इनमें से मिट्टी झड़ती ही है, जिस वजह से रसोई इतना गंदा हो रहा है। मैं अभी साफ कर देती हूँ। जब से ये गवार इस रसोई में आई है, तब से इस रसोई का नक्शा ही बिगड़ गया है। पता नहीं सारा दिन रसोई में क्या करती रहती है। इतना कह के ईशा वहां से चली जाती है। पूजा रसोई की सफाई करती है और फिर से अपने सब्जी के पौधों की देखभाल में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन अचानक से ईशा रसोई में आती है। पूजा रसोई में फोन पर सब्जियां उगाने के तरीके देख रही थी। तभी कोने में रखे भगोने को ईशा उठा रही होती है। तभी पूजा की नजर ईशा पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, रुको दीदी, उसको मत छुओ, मुझे बताओ क्या चाहिए आपको। अब तो मुझे रोकोगी कोई चीज लेने से? नहीं, मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी। दरअसल उस भगोने में कल रात की खराब सब्जी रखी हुई है, जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। छी, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? गंवार हो तुम एक नंबर की। तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है कि खराब चीजों को और अच्छी चीजों को कहाँ रखा जाता है? अभी के अभी सब कुछ साफ करो। ईशा घिन करते हुए उस पतीले को वहीं छोड़ देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी पूजा मन में कहती है, ओह, आज तो फंसने ही वाली थी, भगवान ने बचा लिया ही मानो। कुछ वक्त गुजरता है। पूजा अपने पुराने बर्तनों में लगाए हुए सब्जी के पौधों की चुपचाप देखरेख कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में। आखिर ऐसा क्या करती है ये गवार पूरे पूरे दिन रसोई में? पता लगाना पड़ेगा। तभी एक दिन ईशा पूजा के कमरे में आती है और उससे कहती है, ये लो पूजा, ये मैं कुछ सामान की पर्ची दे रही हूँ। ये सामान तुम बाहर जाकर मार्केट से लेकर आ जाओ, क्योंकि कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है दीदी, मैं अभी ला देती हूँ। पूजा को सामान लेने के लिए भेजकर ईशा किचन में तलाशी करने चली जाती है और तभी उसकी नजर पुराने से भगोने में जाती है, जिसे एक दूसरे भागों से ढका हुआ होता है। अच्छा, तो ये गवार यहाँ पर अपने गाँव की तरह सब्जियां उगा रही है। तभी ईशा एक एक करके सभी सब्जी के पौधों को उठाकर फेंकने लगती है। तभी कुछ देर बाद पूजा अपनी जेठानी ईशा का सामान लेकर घर पर आती है। जेठानी को अपने कमरे में न देखकर वो फौरन भागती हुई रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि सारे सब्जी के पौधे जमीन पर गिरे हुए हैं, मिट्टी फैली हुई है। तभी रोते हुए पूजा कहती है, ईशा दी, आपने ये क्या किया? मेरे सारे सब्जी के पौधों को जमीन पर फेंक दिया। मैंने बहुत ही नाजों से इन सब्जी के पौधों को उगाया था। बंद करो ये गवारपंती। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी ये गवारपंती यहाँ नहीं चलेगी। ईशा दीदी, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपने एक झटके में मेरी सारी मेहनत को जमीन पर फेंक दिया। पूजा के रोने की आवाज सुनकर पूजा की सास वहां पर आती है। ये सब क्या है? ये पूरे रसोई में सब्जी के पौधे क्यों फेंके हुए हैं, और यहाँ इतनी मिट्टी क्यों हो रही है? और पूजा बहू, तुम रो क्यों रही हो? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हुआ है? माँ जी, मैं ताजी सब्जियां उगा रही थी ताकि हमारे परिवार को ताजी सब्जियां खाने को मिले। आप लोगों को इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसे छुपा कर रही थी। लेकिन ये चीज दीदी को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने एक झटके में मेरे सारे सब्जी के पौधों को जमीन पर फेंक दिया। सुन लिया माँ जी आपने अपनी गवार बहू के गवारों वाली बातें। अब हमको ये मिट्टी में घुसे हुए आलू प्याज खिलाएगी। चुप करो ईशा बहू, ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो पूजा बहू से? तुम्हें पता भी है या नहीं? और तुम उसे गवार कह रही हो? तुम्हें खुद पता है कि वो ऐसा करके हमारे परिवार वालों के लिए कितना अच्छा सोच रही है। और गवार पूजा नहीं बल्कि गवार तुम हो, जिसे ताजी सब्जियों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो जानना ही नहीं चाहती कि बाहर से सब्जियों में और घर की ताजी सब्जियां उगाई हुई में क्या फर्क है। ये सब सुनकर ईशा को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो गलत थी, जिसके बाद वो अपनी देवरानी से माफी मांगती है और खुशी खुशी उसके साथ मिलकर घर के विंडो और टेरेस पर हरी सब्जियां लगाती है।